हेलो स्टूडेंट, आज के इस सेशन में मैं आपसे बात करूंगा हिस्ट्री के जो एनिसेंट इंडिया का पार्ट है, यानी प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को हम कैसे समझते हैं कि जिसके तथ्य हमें पता हैं वो तो इतिहास है, लेकिन उससे पहले क्या हुआ उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो हिस्ट्री के जो सबसे पहले शुरुआत होती है वो प्राचीन भारत से ही होती है, एनिसेंट इंडिया से। अब एनिसेंट इंडिया की यदि हम बात करें तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहला आता है पुरा पाषाण काल, यानी इसको भी 3 पार्ट में बना रखा है इन्होंने। पुरा पाषाण काल हो गया, उसके बाद दूसरा पार्ट है नव पाषाण काल या मध्य पाषाण काल, और फिर ताम्र पाषाण काल। तो जो हिस्ट्री के अंदर चीज़ें आती हैं उसमें हम सिस्टमेटिक ढंग से कैसे समझेंगे, तो उसे एक कहानी के तौर पे देखेंगे, क्योंकि कहानियाँ, ऐसा कहा जाता है कि कहानियाँ ज़्यादा याद रह जाती हैं दिमाग में। तो कहानी के तौर पे हम यदि देखें तो जो हमारा पूरा पाषाण काल था उसमें मानव की स्थिति क्या थी। एक मनुष्य का जो विकास हुआ है जब, तो उसका विकास के जो कैसे कैसे उस विकास में बढ़ोतरी किस तरह वो चल चल के वो एक आज के या मतलब नव पाषाण युग ताम्र युग तक आते किस तरह एक पूरी संस्कृति का विकास हुआ है, वो हम प्राग ऐतिहासिक काल के जरिए समझ सकते हैं, यानी प्राचीन भारत में क्या क्या चीज़ें थी। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पूरा पाषाण काल जो था उसको हम ये मान के चलते हैं कि मनुष्य को आग के अलावा और किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था। वो शिकार किया करते थे, वो गुफाओं में रहा करते थे, और उन्हें मतलब खाना, सोना, घूमना, कि मतलब कभी कुछ टाइम यहाँ पे रह गए उसके बाद दूसरी जगह चले गए, इस तरह वो अपना जीवन निर्वहन करते थे। तो ये मुख्य विशेषता रही है कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य का जीवन कैसा था। मनुष्य क्या था? गुफाओं में रहता था। घुमक्कड़ किस्म की प्रकृति उस समय एक मानव के अंदर थी, और साथ ही वो शिकार करते हुए अपने जीवन का निर्वहन करता था। तो शिकार कैसे करते थे? शिकार वो एक पत्थर को लेके, पत्थर से मतलब इस तरह से उसका पत्थरों से मार के शिकार को, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो पूरा पाषाण काल किसमें कन्वर्ट हुआ आगे चल के, वो संस्कृति, वो कल्चर बना फिर मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल का। तो नव पाषाण काल में जो सबसे बड़ा चेंज जो नव पाषाण काल में आया, उस समय सबसे ज़्यादा चेंज किस में आया? नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में क्या हुआ? मनुष्य ने पशुपालन को अपनाया। पशुपालन को अपनाया, उसको जीने का ढंग उसने थोड़ा चेंज किया। धीरे धीरे कुछ ऐसे भी तथ्य मिलते हैं कि उस समय खेती का भी तथ्य मिलते हैं। तो कुल मिला के जो नव पाषाण काल या मध्य पाषाण काल है उसमें मनुष्य का जीवन स्तर में जो विकास हुआ वो पशुपालन से हुआ। जो एक मेन फैक्ट है कि मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल में क्या जीवन में परिवर्तन आया मनुष्य के, तो वो सबसे बड़ा परिवर्तन आया पशुपालन का। और उसके बाद जो हम आखिरी में पढ़ते हैं वो ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल में कैसा जीवन था? ताम्र पाषाण काल में था कृषि और पशुपालन के जो तथ्य मिलते हैं। इसके अलावा तांबा हो गया, पीतल हो गया और लोहा, इसी प्राग ऐतिहासिक काल के जो मैंने आपको 3 काल बताए उसमें चलना शुरू हुआ। तो जब पशुपालन का समय आया तो मनुष्य ने ये भी देखा कि नुकीली चीज़ें बना के औजारों को बनाना। फिर उसके बाद पीतल का टाइम आया, तो पीतल जो मध्य पाषाण काल की बात कर रहा हूँ, तो पीतल के समय क्या हुआ फिर, जिसमें आपको पता है कि जो मिक्स धातु होती है, तो उस समय भी औजार बनाए गए उससे, और शिकार करने के लिए और सुविधा मनुष्य के पास हुई, और उसने शिकार और अच्छी तरह किया। तो सबसे जो फैक्ट हम देखेंगे तो वो क्या देखेंगे कि पूरा पाषाण काल में आग की खोज, मध्य पाषाण काल में पशुपालन, और ताम्र पाषाण काल में क्या होता है? कृषि का विकास हुआ है। तो ये 3 काल हम देखते हैं। इसके अलावा
यदि हम देखें तो जो पूरा पाषाण काल था वो कहाँ पे था, ये था सिंधु घाटी के सोन घाटी, जो कि अभी पाकिस्तान पंजाब में है, उसके आसपास इसकी संस्कृति मिलती है। और उसके बाद मध्य पाषाण में सोन घाटी, बेलन घाटी, ऊपरी पाषाण काल में बेलन घाटी, छोटा सागर। तो इस तरह, और मध्य पाषाण काल कहाँ पे दिखा जाए, होशंगाबाद मध्य प्रदेश के आसपास और बिहार के कुछ जगह या पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये मध्य पाषाण काल की जगहें निर्धारित थी। तो क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है कि मध्य पाषाण काल के तथ्य कहाँ पे मिलते हैं, तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज के जो हिस्ट्री में ये 3 काल मैंने आपको बताया प्राग ऐतिहासिक काल के, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मनुष्य के जो जीवन स्तर में जो विकास हुआ, उसकी जो सीढ़ियाँ चढ़ी, किस तरह से इन तीनों समय निकला, उसके बारे में हम पढ़ते हैं एनिसेंट इंडिया में। कल मैं आपसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि अब मैं हिस्ट्री का भी सिलेबस एक तरफ से शुरू कर रहा हूँ, और आशा है कि आप लोग इस सिलेबस में भी अपना इंटरेस्ट दिखाओगे और तैयारी का लेवल और भी अच्छा लेके जाओगे। इसके अलावा जो मुख्य बातें हैं कि उत्तराखंड में जो एग्ज़ाम होने हैं अभी, वो पुलिस भर्ती का फिजिकल है, उसके बाद वन दरोगा का फिजिकल होना है, फिर एसआई का फिजिकल होना है, फिर नवंबर दिसंबर तक क्या लेखपाल पटवारी के भी फिजिकल होने हैं, उनके रिटर्न होने हैं। तो इस तरह से भी अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप अपने उत्तराखंड जीके को हो गया, और कुछ ये जो जीएस का पोर्शन है, चाहे वो हिस्ट्री से है, ज्योग्राफी, क्योंकि जीएस बहुत वास्ट सिलेबस है तो उसमें आपको सभी चीज़ें कवर करके रखनी पड़ेंगी। लेकिन यदि आप अभी से अपने को रिटर्न के लिए भी टाइम या उसका शेड्यूल बना के रखोगे तो उस समय आपको काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी जब आपके एग्ज़ाम, क्योंकि उसके बाद लगातार एग्ज़ाम का दौर रहेगा यूकेएसएससी का। तो इसलिए आप सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी से आप प्रिपेयर होना शुरू हो जाइए, ताकि उस समय आप पे ज़्यादा दबाव महसूस ना करो या मानसिक तनाव आप ना लो। तो इस समय आपके पास समय, अभी जून है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग 2 सितंबर से ही रिटर्न एग्ज़ाम शुरू होंगे। तो 90 दिन का जो समय आपके पास अभी से, उसका जो आप प्रयोग कर रहे हो या जो आप अपना टाइम टेबल या जो जीवन शैली है आपकी, उसमें थोड़ा पढ़ने के लिए भी यदि आप टाइम निकालें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एग्ज़ाम अभी 2-3 महीने बाद ही आपके शुरू होंगे। तो बाकी अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू।